जो बीमारी आप देख रहे हैं, चाहे जिस बीमारी से आप सफ़र कर रहे हैं, ये वास्तव में एक प्रोसेस का रिज़ल्ट होता है। एक बात ज़रूर ध्यान देने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि डिजीज़ आर ऑलवेज़ अ रिज़ल्ट ऑफ अ प्रोसेस, और वो प्रोसेस बहुत पहले से शुरू हो चुका होता है। इसी तरह से जब आप बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं तो जब तक प्रोसेस के बारे में आप नहीं समझेंगे तब तक बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई ऑलवेज़ प्रोसेस को समझने की कोशिश, खास करके यदि आप होम्योपैथी में जाते हैं या फिर क्रॉनिक इलनेस के ट्रीटमेंट में जाते हैं, जहाँ की एक लंबा समय लगना है और नो डाउट रिकवरी के लिए आप एफर्ट करना शुरू करते हैं, तो नो डाउट जो डॉक्टर केस हिस्ट्री ले रहा है उसके लिए प्रोसेस जानना ज़रूरी है। इसी तरह के एक केस के साथ हम आज आप प्रेजेंट हुए हैं। केस सोरियासिस का है और कुछ और भी डिसऑर्डर हैं जो पैरेलल चल रहे हैं, और इस केस के थ्रू हम आपको ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीमारी सेटल कैसे होती है, उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, और हम जब कैथारसिस करते हैं, किसी केस की एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हमारे हर एक सिम्टम्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है और एक एक सिम्टम पे मेडिसिन रूल आउट कैसे होती हैं, जिसे लोग होम्योपैथी में इतना सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। वो इतना आसान काम नहीं होता। हो सकता है उसके लिए आसान काम हो जो एक दिन में 200-400 मरीज़ देख रहा हो, जिसके लिए बस सिम्टम बोलो, दवा दे दो। इस तरह की जो प्रैक्टिस आज की डेट में होम्योपैथी में अपनाई जा रही है, हमें नहीं मालूम कि उसका रिजल्ट क्या, हम उससे गलत भी नहीं सिद्ध कर सकते हैं, नहीं हमें साबित करना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी तरह से आपको साइड इफ़ेक्ट फ्री वाली दवाइयों से बचाए हुए हैं और नॉर्मल दवाइयों के सहारे आपको ठीक कर रहे हैं। खैर, एक पेशेंट हैं जिनको सोरियासिस की कंप्लेन थी, स्कैल्प सोरियासिस है और क्रस्ट टाइप के जो डिपॉजिट्स हैं वो पील ऑफ हो रहे हैं, बैडनेस है, यहाँ का पूरा बाल गायब हो चुका है, और ये दिक्कत इनको 2007 से हुई है। इसके अलावा गले में हमेशा स्क्रैपिंग सेंसेशन रहता है, क्योंकि इनकी टॉन्सिलेक्टोमी हो चुकी है। टॉन्सिलेक्टोमी 2016 में हुई है। इसके अलावा और भी मेंटल सिम्टम है। पेशेंट जो है वो इंट्रोवर्टेड है, बेचारे को कोई भी कुछ बोल के निकल जाता है, वो जवाब नहीं दे पाता, अंदर ही अंदर घुटता रहता है। OCD भी साथ में चल रही है कि ताला बंद करने के बाद याद बार बार रिकॉल हो रहा है कि पता नहीं मैंने लॉक किया कि नहीं किया, कहीं भूल तो नहीं किया, कहीं ये तो नहीं हो गया। तो ये भी सारी चीज़ें साथ में चल रही हैं। कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्टूल हार्ड है, सीवियरली हार्ड है, और स्टैमरिंग की दिक्कत होती है। जब स्ट्रेस में बच्चा आता है तो जो आवाज़ निकलती है उसमें हकलाहट होती है। रॉ अनियन के डिज़ायर है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुए हैं, और एक और लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई इनकी कि जब मैरिज हुई तो मैरिज के मुश्किल से 3-4 महीने बाद डिवोर्स का केस चलने लगा। जो इनकी फ़ीमेल पर जो इनकी वाइफ थी उन्होंने कुछ ब्लेम किया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पैरेलल में चलने लगी, और इसके अलावा वो बच्चा बहुत डिप्रेस रहने लगा। एक प्राइवेट जॉब का सहारा है, घर पे बूढ़े माँ बाप हैं जिसमें मदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस से सफ़र करें। बाकी पेशेंट की हम कभी भी नाम नहीं बताएंगे, न कभी भी हम उसका एड्रेस बताएंगे। क्यों? क्योंकि इस तरह की चीज़ें नहीं शेयर करनी चाहिए, प्राइवेसी किसी की एक्सपोज नहीं करनी चाहिए, इसलिए हमारे रूल में नहीं है। खैर, थायराइड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, TSH से बढ़ा हुआ है। ये इनकी केस हिस्ट्री है। अब समझने की कोशिश करिएगा। किसी को क्रॉनिक टॉन्सिलेक्टोमी हो जाती है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की वजह से, और कितना आसान होता है कि हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को कट करके निकाल दिया। निकालना ज़रूरी भी था। क्यों? क्योंकि जो इन्फेक्शन था स्टेफाइलोकोकस का था। स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन बहुत खतरनाक इन्फेक्शन माना जाता है, तो यहाँ से तो निकाल दिया गया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उसके बाद लेकिन उससे पहले से सोरियासिस शुरू हो चुकी थी। कुछ नई रिसर्चेज ये बता रही हैं कि जितनी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं वो गट से शुरू हो रही हैं। सेंट्रल काउंसिल ऑफ ड्रग रिसर्च की रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी अभी रिसेंटली उसमें भी, और ये बात मैं काफ़ी पहले से एक पैटर्न में देखता चला आ रहा हूँ कि जितने लोगों को चाहे एलोपेशिया एराटा हो, सोरियासिस हो, या फिर कुछ भी XYZ रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, उनके गट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रह रही है, और कहीं ना कहीं गट के बैक्टीरिया रोल प्ले करते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ट्रिगर करने में। ये मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ऐसा पाया, फाइंड आउट किया। रिसर्चेज भी इस बात को इंडिकेट कर रही हैं। तो जब तक गट सही नहीं होगा, यानी कि पेट सही नहीं होगा, तब तक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सेटल नहीं होती हैं। इसीलिए आज की डेट में जब भी हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें पेट का एक्स्ट्रा ख्याल रखते हैं। ये मेरी अप्रोच है, हमें नहीं मालूम बाकी लोग क्या करते हैं। इसीलिए किसी भी केस को होलिस्टिक तरीके से देखने की ज़रूरत है। वन अप्रोच लेके आप नहीं चल सकते। हमने केवल सिम्टम ले लिया, सिम्टम को रिपर्टराइज कर लिया, जो सिमिनिमम दवा है उसको दे दी। हमने प्रोसेस समझने की कोशिश नहीं की कि किस प्रोसेस के तहत वो बीमारी सेटल हुई।
प्रोसेस समझना हमेशा ज़रूरी है। इस बच्चे के केस में एक इन्फेक्शन सेटल हुआ, एक बच्चा है जो एक पर्टिकुलर टाइपोलॉजी या पर्टिकुलर मेंटेलिटी का बच्चा है जो अपनी ज़िंदगी सर्वाइव कर रहा है, और अचानक उसे टॉन्सिलाइटिस हुई। वो इस इन्फेक्शन तो सबको हुआ होगा, या ज़्यादातर लोग इस इन्फेक्शन से गुजरे होंगे, लेकिन सबको स्टेफाइलोकोकस थ्रोट में या टॉन्सिल में जाकर सेटल नहीं हुआ। डॉक्टर ने देखा, ठीक करने की कोशिश किया, नहीं कि जो सर्जन होगा उसको हर एक जगह जो अप्रोच दिखाई देगी वो सर्जिकली दिखाई देगी। सर्जन मेडिसिन वाला काम नहीं करेगा और मेडिसिन वाला सर्जरी का काम नहीं करेगा, सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं। टॉन्सिलेक्टोमी को हम बार बार न कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ना ही हम उसे फेवर करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होगी तो टॉन्सिलेक्टोमी करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन फिर भी टॉन्सिल हमारे डिफेंस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है। जब आप ओरली कोई चीज़ खाते हैं, और ऐसे कंडीशन में यदि जहाँ तक संभव हो सके तो उसको सेव करने की ज़रूरत है। और होम्योपैथिक दवाइयाँ टॉन्सिलाइटिस में बहुत अच्छा काम करती हैं। सही समय पे यदि वो बच्चा किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास पहुंच गया होता तो उसके टॉन्सिल नहीं कटे होते। टॉन्सिल कट के निकल गए। अब उस बेचारे के साथ दूसरी कंडीशन खड़ी हो कि ज़िंदगी भर बॉयल्ड वाटर ल्यूकॉम फॉर्म में पीना है भाई, क्योंकि सीधे पानी आपने पिया तो जाहिर सी बात है डिफेंस सिस्टम आपका कमज़ोर है, दूसरी दिक्कत शुरू हो जाएगी। हमेशा बॉयल्ड खाना खाना है। वो बच्चा आज की डेट में यदि सैलड्स वगैरह कंज्यूम कर लेता तो गला ख़राब हो जाता है। जो गट के बैक्टीरिया हैं वो बेचारे फाइबर पे ज़िंदा रहते हैं। फाइबर भी आप ले नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप कच्ची चीज़ें खाएंगे तो आपका गला ख़राब हो जाएगा। दूसरी दिक्कत, इन सारी चीज़ों ने फिर जो ट्रिगर हो रही इम्यून डिसऑर्डर थे उसको और ज़्यादा प्रोवोक कर दिया। सोरियासिस में, उस स्ट्रेस में बाल झड़ गए, सोरियासिस हो गई। बस अच्छी सी बात इतनी है कि 2007 से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यदि आफ्टर द मैरिज जो डिवोर्स का मैटर चल रहा है, जिस स्ट्रेस के फेस से वो बच्चा गुजर रहा है, जो फाइनेंशियल कंडीशन उसकी चल रही है, जो घर पे कंडीशन है, मदर फादर बीमार है और उनका रिकवरी कैसे होगा, केयर कौन करेगा, हम यहाँ से 500 किलोमीटर दूर वो बच्चा जॉब करता है, कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज कर, डेट पड़ती है, कोर्ट में बार बार आना पड़ता है, ये चीज़ें कभी भी उसे सही नहीं होने देंगी। स्ट्रेस एंड एंजाइटी और ये जो साइकोलॉजिकल चेंजेस दिमाग में चल रहे हैं वो कभी भी उसे ठीक नहीं होने देंगे। दवाइयों से आराम मिल जाएगा लेकिन ठीक नहीं होगा अनटिल अनलेस जब तक ये सारे सिनेरियो सही से अरेंज नहीं हो जाएंगे, या फिर आदमी गिव अप करना छोड़ दे, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, उसकी वजह से स्ट्रेस होना छोड़ दे। जिस समय आप स्ट्रेस में होते हैं उसमें बॉडी की ढेर सारी रिकवरी की प्रोसेस इंटरप्ट होती है। सो दैट्स वाई ये ज़रूरी होता है समझना कि क्या हम प्राइमरी तौर पे अपनी हेल्थ को ले रहे हैं तो कई चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, और यदि नहीं ले रहे हैं तो नो डाउट यदि उसको लेके हम ढोएंगे तो वो हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं परेशान करेगा। जिस चीज़ को लेके आप सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं वो प्रॉब्लम जब तक ज़्यादा कंसर्न रहेंगे कभी सॉल्व नहीं होगी, नेचर की वजह से। आई डोंट नो इसकी वजह क्या है, लेकिन यदि आप उसे ईजी गोइंग तरीके से लेंगे तो शायद वो सॉल्व हो जाए। स्ट्रैटेजी हमेशा मायने रखती है किसी भी बीमारी को ठीक करने में, किसी भी गोल को अचीव करने में, किसी भी सक्सेस को अचीव करने में। स्ट्रैटेजी यदि सही रहती है तभी गोल अचीव होता है। जैसे उस बच्चे के केस में मैंने बोला कि बेटा प्लानिंग क्या है तुम्हारी, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, इतने ढेर सारे झमेले से गुजर रहे हो, क्या करोगे? सर इतना परेशान रहता हूँ, चाहे इतना मेरे पास काम रहता है, हमें इसके बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता है। उसका कहना सही है। कुछ राय दी मैंने, हमने बोला बेटा स्ट्रैटेजी ये है कि तुम ये जो कोर्ट है जिसमें तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसमें तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो, उसको छोड़ दो, जिस तरह चल रहा है चलने दो। ये टाइम बाउंडेड मत करना कि इस समय हो जाएगा तो हम ये कर लेंगे, ये हो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, उसमें प्लानिंग मत करना। मदर फादर की केयर ज़रूरी है, देख लो, यदि हो सके तो उनको अपने साथ लेते जाओ। जॉब फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, क्योंकि जॉब छूट गई तो सारे काम इंटरप्टेड हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। फाइनेंशियली यदि आप स्टेबल नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स वाई जॉब को फर्स्ट प्रायोरिटी दो और जॉब को अच्छे तरीके से कर ले जाओ, वही बेस होगा। किसी तरह से पेशेंट जब स्टेबलाइज हुआ, इसीलिए कई बार ऐसा होता है, मैं देखता हूँ अपनी प्रैक्टिस में कि सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक एक कंडीशन है जिसकी वजह से सारी चीज़ें ख़राब हो गई। वो जो एलिमेंट होता है वो ट्रिगर करना शुरू करता है। जब हम बात करते हैं बीमारी के स्टार्ट होने की और बीमारी के कंटिन्यू होने में, तो हमेशा जो पॉजिटिव फैक्टर यदि बीमारी को शुरू करता है तो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर बीमारी को कंटिन्यू करता है, वो ठीक नहीं होने देता है।
और जब तक प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर या मेंटेनिंग कॉज बना रहेगा तब तक बीमारियां ठीक नहीं होती। इसीलिए एलोपैथी वाले वन वर्ड में बोल के निकल जाते हैं, नहीं सही होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बात सही है उनकी भी। लेकिन यदि एज ए होम्योपैथ हम किसी को क्यूरेटिव मोड में डालना चाहते हैं तो हमारे लिए कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द सिम्टम इंपॉर्टेंट है। हमें जानने की ज़रूरत है बीमारी शुरू कहाँ से होती है, उसके लिए मेंटेनिंग कॉज का काम कौन करता है, पॉजिटिव फैक्टर क्या था और किस तरह से हम उसे रिकवरी के मोड पे लाएं। दैट्स वाई एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो होता है, खास करके यदि अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर होता है, वो अच्छा काउंसलर भी होता है, वो एक अच्छा फिलोसोफर भी होता है, वो चीज़ों को कोरिलेट करना भी जानता है, वो हमेशा समझने की कोशिश करता है। केस को देखने के बाद और दवा देने के बाद भी उसके दिमाग में बात चलती रहती है कि इसमें और क्या चीज़ें हैं जो नहीं सॉर्ट आउट हो रही हैं। कई बार मेरे पास भी होता है, सारे मरीज़ थोड़े ठीक होते हैं, नहीं होते हैं। कई ऐसे केसेस होते हैं जो झिला देते हैं, जो लंबी सफरिंग के होते हैं, नहीं ट्रैक पे आते हैं, लगता है बहुत ईजी कोई तरीके से हो जाना चाहिए, नहीं होता है। कई बार एक छोटी सी खांसी ठीक करने में बहुत दिक्कत होती है, कोई परफेक्ट नहीं है, कोशिश की जानी चाहिए। एक बार आराम नहीं मिला, दूसरी बार कोशिश की जानी चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है कि इतना लोग जल्दीबाजी में कि दूसरा मौका देते नहीं है ना, तीसरे तक की तो नौबत नहीं आती है। उसमें सफ़र पेशेंट भी करता है, क्योंकि जब क्रॉनिक इलनेस का ट्रीटमेंट करवा रहा है तो एक ही दिन में सब चीज़ सेटल नहीं होगी। कोई ज़रूरी नहीं एक ही बार केस हिस्ट्री में आपकी केस हिस्ट्री फाइनल हो जाए, एग्जैक्ट सेम में दवा सेलेक्ट हो जाए। सो दैट्स वाई जिस डॉक्टर के भी कंसल्टेशन में आप दिखा रहे हैं उसे टाइम दीजिए। किसी भी बीमारी को शुरू करने के लिए और किसी भी बीमारी को फिनिश करने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है। इनिशिएशन तो बहुत आराम से हो जाता है, फिनिशिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है। खैर, ये वीडियो बनाने के पीछे पर्पज़ आपसे बातें शेयर करने से पीछे पर्पज़। जब उस बच्चे की केस हिस्ट्री ले रहा था, जब केस को एनालाइज किया गया तो उसमें 3-4 दवाइयाँ कॉमन दिखी। पहले नंबर पे नेट्राम्यूर, इंट्रोवर्टेड बच्चा था, लेकिन उसको मीठे की डिज़ायर है और धूप का एक्सपोजर उसे अच्छा लगता है, रूल आउट। दूसरे नंबर पे कैलीकार्ब, वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होती है लेकिन बैक पे स्वेटिंग होती है और कैलीकार्ब को हमने कभी यूज़ नहीं किया। तीसरे नंबर पे पल्सटिला, क्योंकि बहुत इमोशनल टाइप का बच्चा है, बात बात पे रोने लगता है, रोने से मन हल्का हो जाता है, बंद कमरे की तुलना में खुली हवा अच्छी लगती है, लेकिन पैरों और हाथों में जलन नहीं है, उससे फैटी चीज़ों से कोई भी बहुत ज़्यादा एग्रवेशन नहीं है, पल्सटिला के किनारे। अब हमारी गलती है कि हम भाई कभी कैलीकार्ब यूज़ नहीं किए, उस मरीज़ की गलती नहीं है, इसीलिए उसको कैलीकार्ब भी दिए है। उम्मीद करते हैं फॉलोअप का नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। जब स्किन की बीमारियों का इलाज करते हैं तो पोटेंसी हमेशा कम रखते हैं, खास करके सोरियासिस और इस तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, क्योंकि ट्रिगर बहुत तेज़ करती है, एग्रवेशन बहुत वायलेंट होता है, संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी समझना ज़रूरी होता है कि आप कौन सी पोटेंसी यूज़ करेंगे। 6 मैंने दी है, हमें नहीं मालूम बाकी लोगों का क्या तरीका होता है। 6 3 डोज, देखा जाएगा आगे क्या होता है। सो दैट्स वाई एक बार में किसी मरीज़ को समझना बहुत मुश्किल होता है और सिम्टम्स की कैथारसिस बहुत ज़रूरी है। मरीज़ की जो जर्नी है इलनेस की, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब ये जर्नी शुरू होती है तो एक के बाद एक लेयरिंग होनी शुरू हो जाती है। कभी एलोपैथिक दवाइयों की वजह से सिम्टम्स की लेयरिंग ख़त्म हो जाती है, नए सिम्टम्स आ जाते हैं, कई बार एक और बीमारी ऐड ऑन हो जाती है, कई बार स्ट्रेस भी रोल प्ले करने लगता है, तो मल्टीपल ऑफ द लेयरिंग हो जाती है। तो एग्जैक्ट बीमारी को समझना बहुत मुश्किल होता है कि लेयर में नीचे क्या पड़ा हुआ है। तो दैट्स वाई किसी भी यदि होम्योपैथिक डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं तो आप अपनी केस हिस्ट्री प्रॉपर दीजिए। आप खुद ये बात समझने की या डॉक्टर को समझाने की कोशिश करें, सर दिस में बी द प्रोबेबल कॉज। एंड ऑफ द कंक्लूजन या एंड ऑफ दिस वीडियो, हमेशा प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट पे ध्यान ना दीजिए। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है, कर्म करो फल की चिंता ना करो। फल की चिंता पहले करोगे, कर्म इफेक्टेड होने लगते हैं। सो दैट्स वाई यदि हमें जर्नी मालूम चल जाए कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ये सिम्टम ऐड ऑन होते रहे हैं, तो उतना ही ईजी हो जाएगा मेरे लिए केस की एनालिसिस और उतना ही ईजी हो जाएगा मेरे लिए दवा देना। फीमेल्स में बीमारियां हमेशा यहाँ से शुरू होती हैं। पहले कैंट बोलते तो हमें लगता क्या पागलपन है, कैसे किसी की साइकोलॉजी किसी की हेल्थ को अफेक्टेड कर सकती है, लेकिन विद द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रैक्टिस ये बात समझ में नहीं आने लगी, ये दिखने भी लगी कि ऐसा होता है। सो दैट्स वाई आप जब भी किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, प्रोसेस को भी समझिए और समझाइए, और यदि वो क्वेश्चन पूछता है तो उसको किसी अदर वे मत लीजिए, उस क्वेश्चन का ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब है, वो मेडिसिन के सिलेक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस तरह के वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा, ढेर सारी बातें होती रहेंगी।
ढेर सारी बातें शेयर होंगी और उम्मीद करते हैं उससे कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथी से। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू।